आज हमारी पहली वीडियो है। आज हम अपनी पहली वीडियो जो लेके आए हैं वो क्लास 10th मैथ्स से रिलेटेड है, जो कि उत्तराखंड एनसीईआरटी से है। क्लास 10th मैथ के बारे में विस्तृत आपको पूरा पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस टाइम के अकॉर्डिंग पूरा कराएंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके सिलेबस के बारे में जान लें कि मैथ्स में क्लास 10th मैथ्स में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किन किन चैप्टरों की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। चैप्टर तो सारे ही पढ़ेंगे, 15 चैप्टर है, 15 के 15 चैप्टर पूरे ही पढ़ने हैं। लेकिन इनमें से भी कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो पेपर में, एग्ज़ाम में आपके नंबरों को गेन करने में मदद करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो क्लास 10th मैथ्स में जो सिलेबस है उसमें आपके 15 चैप्टर हैं कुल, जिसमें पहला नंबर आपका वास्तविक संख्या है, दूसरा बहुपद है। इस तरीके से टोटल 15 चैप्टरों में जो आखिरी चैप्टर है वह है आपकी प्रायिकता। टोटल 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर को बड़े तसल्ली के साथ कॉन्सेप्ट को जानते हुए हर एक डिटेल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका के बारे में बता दें। हमें पढ़ना है पहले चैप्टर में वास्तविक संख्या। क्लास 10th मैथ की जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। क्या होती हैं वास्तविक संख्या? तो वास्तविक संख्याओं से पहले हम ये जान लें कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कि संख्याएं किसे कहते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 के गणित पढ़ा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं वो है संख्याएं। तो संख्याएं अगर हम बात करें नंबर्स, तो नंबर्स आपके दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है वास्तविक और दूसरा नंबर होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। वास्तविक संख्याओं को अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं रियल नंबर, ठीक। और काल्पनिक नंबर्स को क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला है वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक। अब हम वास्तविक के बारे में डिटेल देते हैं। नंबर 1 आपका है प्राकृतिक संख्या। नंबर 1 आपका क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जिसे हम कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट किया जाता है? n से। प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट किया जाता है? n से। n में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? सारे धनात्मक नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, अनंत तक, ये सारे नंबर्स आपका क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। इस तरीके से, ठीक। सेकेंड नंबर जो आता है आपका वास्तविक संख्याओं में वो है आपका पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? नेचुरल नंबर में यानी प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को जोड़ देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है, जिसे हम होल नंबर कहते हैं, यानी W से डिनोट करते हैं, ठीक। पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। ये कैसे बनता है? प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो कौन कौन सी संख्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये सारे नंबर्स क्या हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरा नंबर आपका पूर्णांक है। पूर्णांक में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? पूर्ण संख्या में कौन कौन से नंबर्स हैं? 0 और पॉजिटिव संख्याएं हैं, 0 और धनात्मक संख्या है। अगर 0 और धनात्मक संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दें पूर्ण में, तो हमारा क्या मिल जाता है? पूर्णांक मिल जाता है। इसका मतलब अगर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी वो सारे क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगे। तो पूर्णांक है कौन कौन से नंबर? 0 1 2 3 4, ये तो आपके हो गए होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर्स को जोड़ दें तो ये आपके क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे, ठीक है। चौथा नंबर है आपका परिमेय संख्या। चौथा नंबर आपका क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय, अपरिमेय, ये आपने पढ़ रखा है, छोटी क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करिए। परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे हम भिन्न के रूप में ले सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में ले सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन परिमेय संख्या कहलाने के लिए भी 3 शर्तें हैं। पहला शर्त कि उस भिन्न का हर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? भिन्न का हर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, उस भिन्न में जो
अंक इस्तेमाल हुए हैं, जो अंक उपयोग हुए हैं P और Q, वो पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक हो। तीसरा क्या है कि जो P और Q दो पूर्णांक यूज़ हुए हैं, इनका HCF, किसका? P और Q का जो HCF है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, P और Q का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक, अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 0 है, तो क्या 0 को 0/1 या 0/2 या 0/3 लिख सकते हैं इस तरीके से? तो अगर हम इस भिन्न को देखें तो इसका हर 0 नहीं है, पहला शर्त ये है। दूसरा कि 0 और 1 पूर्णांक है, ठीक, और 0 और 1 का जो HCF होगा वो 1 है। तो इस तरीके से 0 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड नंबर, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें 1/2, 1/2 की अगर बात करें तो देखिए 2 0 नहीं है। मैंने भी बताया था कि किसी भी भिन्न का हर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका हर 0 नहीं है। सेकंड कंडीशन 1 और 2 पूर्णांक है। तीसरा कंडीशन क्या है कि 1 और 2 का जो HCF है मासा, वो 1 होना चाहिए। तो देखिए 1 और 2 का HCF भी 1 है। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसी तरीके से अगर हम 2/4 की बात करें, 2/4 में अगर हम बात करें तो 4 तो 0 नहीं है, ठीक हो गया, पहली शर्त को पूरा कर रहा है। दूसरी शर्त क्या है कि 2 और 4 पूर्णांक होने चाहिए, वो भी है, 2 और 4 पूर्णांक भी है। लेकिन तीसरी शर्त की अगर बात करें कि इनका जो HCF होगा 2 और 4 का, वो 2 होगा, 2 होगा। और HCF होना कितना चाहिए था? नहीं बताया था, HCF 1 होना चाहिए। इसका मतलब 2 आ रहा है जो कि 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये तीसरी शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। जब तीसरी शर्त को पूरा नहीं कर रहा है तो ये जो 2/4 है आपके सामने, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं, ठीक। लेकिन अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो 1/2 आएगा, और 1/2 परिमेय होता है, ये हमने यहाँ कराया है, ठीक है। पांचवा जो नंबर था हमारा वो था अपरिमेय संख्या का। क्या था? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर जिसे कहते हैं। इसका भी फंडा वही है जो हमने परिमेय संख्या का बताया। इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक, पहला। दूसरा, अपरिमेय संख्या को मूलतः जो हम पढ़ते हैं 10th में, वो इस तरीके से पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या का रूट। अभाज्य संख्या के जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है, या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। दो तरीके हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे भिन्न जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे इसकी शर्त के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको इसके आधार पर डिफाइन समझिए कि वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल अभाज्य संख्या का वर्गमूल हो, जो अभाज्य संख्या का वर्गमूल हो, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। और इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वो किस शर्त पे? थोड़ा सा आगे हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगर हम इसके आधार पर बात करें तो √2, √3, √5, √7, √11, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके अपरिमेय संख्या हैं, ठीक। अभी आपको कहा ना मैंने, फिर अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें 1.001, 0001, 00001, ये क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। क्यों? ये आगे बढ़ते जाएगा। इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है, क्योंकि ये ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया है। साथ ही साथ ये अनावृत है। अनावृत का मतलब होता है कि दशमलव के बाद अगर रिपीटेशन देखें तो बदल रहा है। ये 001 है, ये 00001 है, ये 4 बार 01 है, तो ये क्या है? अनावृत्ति है। अनावृत्ति है और दशमलव प्रसार अशांत है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसे आप P/Q के रूप में लिखा है, ये P/Q के रूप में लिखा था, तो हर से अंश को भाग किया तो इस तरीके से संख्याएं प्राप्त होंगी। ये भी P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत होता है, साथ ही साथ ये अनावृत्त होते हैं। तीसरा अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें या इसकी बात करें, तो इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं? 1.2222, इस तरीके से लिख सकते हैं आगे बढ़ा के। अब इसका क्या है? इसका दशमलव प्रसार इसका भी अशांत है, लेकिन
ये आवृत्त है। आवृत्त का मतलब जब दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट करे तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p/q के रूप में लिख सकते हैं तो ये आपका कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ी होगी। इस तरीके से की संख्याओं को बट्टे भिन्न में बदलिए। 1.27 के ऊपर बार आपने ये इस टाइप के क्वेश्चन करे होंगे कि इसके ऊपर बार है, इसे p/q के रूप में बदलिए। p/q के रूप में बदलिए तो p/q के रूप में इसे बदल सकते हैं। हमने बदला भी है इसे, ठीक है। ये हो गई अपरिमेय संख्या। अब हमारा जो एक संख्या बचा है वो है काल्पनिक संख्या। किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्या। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, जैसे x² + 3 = 0। अगर आपसे कहा जाए तो x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप x बराबर क्या x² बराबर क्या करेंगे? -3। x² बराबर -3 हो गया। तो x बराबर क्या होगा? आप ऐसे ही तो लिखेंगे इसे, ±√-3। और आप जानते हैं माइनस का वर्गमूल नहीं निकलता, माइनस का वर्गमूल नहीं निकलता। लेकिन इसके बारे में अब विस्तृत जो जानकारी है वो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। इसे कन्वर्ट इस तरीके से किया जाता है, ±√3i। यहाँ पे √-1 की जो वैल्यू होती है वो i होती है। i इमेजनरी को इंडिकेट करता है, जिसे आयोटा बोला जाता है। आयोटा क्या बोला जाता है? आयोटा बोला जाता है। तो इसके बारे में जो जानकारी है वो आपको क्लास 11th में मिलेगा, ठीक है। ये तो कुछ संख्याएं थी जिनके बारे में मैंने बताया कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर आपको मैंने बताया वास्तविक, दूसरा मैंने आपको बताया काल्पनिक। ठीक, वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया। प्राकृतिक संख्या, सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो पूर्णांक बन जाता है। उसके बाद बात करें परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्या मैंने कहा वे संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जो इन 3 शर्तों को पूरा करे। पहला शर्त q = 0, यानी भिन्न का जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए। तीसरा क्या है कि p और q का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने बताया कि 0,0/1 या 0/2 या 0/3 इस तरीके से आगे लिख सकते हैं, जिसका हर 0 नहीं है। सभी को अगर देखें तो इसका हर 0 नहीं है। साथ ही साथ 0,1 हो, चाहे 0,2 हो, चाहे 0,3 हो, ये क्या है? सारे के सारे पूर्णांक है और इनका HCF भी कितना? 1। ठीक, उसके बाद हमने 1/2 का एक एग्जाम्पल कराया जिसमें हर 2 0 नहीं था, 1 और 2 पूर्णांक थे और इनका HCF कितना था? 1 था। फिर हमने 2/4 का एक उदाहरण कराया जिसमें अगर हर 4 की बात करें तो 4 0 नहीं है, 2 और 4 पूर्णांक भी है, लेकिन 2 और 4 का जो HCF है वो 2 आ रहा था और शर्त हमने क्या बताया था कि HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं है। लास्ट जो नंबर है हमने बताया था वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? मूलतः जो अपरिमेय संख्या आप इसके आधार पर समझिए कि वे संख्याएं जिनमें अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल हो वो सारे क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √11। इसके बारे में हम आगे अभी मैथ्स में करेंगे, इसी चैप्टर में आगे प्रूव भी करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्यों होती है। फिर हमने इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे। 1.001, 001, 00001। ये क्या है? इसका दशमलव प्रसार एक तो अशांत है, कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है। साथ ही साथ अनावृत्ति है। ये अनावृत्ति का मतलब होता है कि एक ही वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही है, हर बार वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर 1.33 ये आपने पढ़ा होगा 9th में। 1.2 के ऊपर बार ये भी आपने पढ़ा होगा। इसे p/q के रूप में दी। ये सब संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और इसका हर 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो था कि संख्याएं किसे कहते हैं। संख्याओं के प्रकार बता दिए। 2 तरीके के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। और दूसरा संख्या हमने संख्याओं का क्या बताया? काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद अगर हम बात करें, अब हम लेसन पे चलते हैं। लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे इंग्लिश में यूक्लिड डिवीज़न लेमना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीज़न लेमना कहते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमना क्या है कि यदि आपके पास 2 कोई पॉजिटिव नंबर्स हो, क्या हो? 2 पॉजिटिव नंबर्स हो
ए और बी, दो धनात्मक संख्याएं हो ए और बी, जिसमें ए की वैल्यू बी से क्या हो, बड़ी हो, जिसमें ए की वैल्यू बी के से क्या हो, बड़ी हो, तो उसे हम तब ए को हम ये लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे आर जो होता है, आर की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी, 0 के बराबर, लेकिन बी से छोटी होती है, बी से क्या होती है, छोटी होती है। तो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेना है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी, 0 के बराबर और बी से छोटी। अब अगर यहाँ हम बात करें, इसे आप छोटी क्लास में पढ़ भी चुके हो, ए को कहा जाता है भाज्य, बी की बात करें तो बी कहलाता है भाजक, ठीक, बी क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। उसके बाद अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू कहलाता है भागफल, क्यू क्या कहलाता है, भागफल, और आर क्या कहलाता है, शेषफल, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, यदि दो धनात्मक संख्याएं दी गई हो जिसमें से एक संख्या दूसरे की बड़ी हो, तो छोटे वाले से हम बड़े वाले को भाग करेंगे और a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे, जिसमें r की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी, 0 के बराबर और b से क्या होगी, छोटी होगी। इसमें a क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, भाजक का मतलब जिसे हम भाग करेंगे, और a क्या है, जिसे हम भाग करेंगे, r क्या है इसमें, शेषफल, और q क्या है इसमें, भागफल, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इन चीज़ों को। अब जैसे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 350 और 125 ले लेते हैं, दो संख्याएं ले लेते हैं, ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसकी मदद से एक्चुअल में निकाला क्या जाता है, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसकी मदद से एक्चुअल में निकाला क्या जाता है, एचसीएफ। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा एचसीएफ, एलसीएम। यहाँ 10th में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। तो हम एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। 350 और 125 दो संख्याएं दे रखी हैं हमें। अगर हम इसकी बात करें, अभी हमने समझाया था कि दो संख्याएं दी होंगी जिसमें से एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, तो इसमें 350 जो है 125 से क्या है, बड़ी है, ठीक हो गया। अब हम 125 से 350 को क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 125 से हम 350 को क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या कितनी बार में जाएगा, देखते हैं। अगर हम 3 बार में दें, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 375 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार देंगे। 125 का दुगना जो हो गया आपका 250 हो गया, ठीक, माइनस कर दीजिए 0, यहाँ कितना आ रहा है 1, क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें, यहाँ शेष उतारने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो हमारे पास जो शेषफल आया वो 100 है, और जिससे हम भाग कर रहे थे वो कितना है, 125 है। तो अब हम 100 से 125 को भाग करेंगे, क्योंकि शेष उतारने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है, और हमारे पास जो शेषफल आया है वो भाजक से छोटा आया है। इस स्थिति में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और करते क्या हैं, शेषफल से भाजक को भाग करते हैं। तो अब हम इस शेषफल से 125 को भाग करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में। कितना शेष बचेगा, 25। अब देखिए, क्या यहाँ शेष उतारने के लिए कुछ बचा है, नहीं है। कितना शेष बचा है, 25। भाग किससे किया था, 100 से, तो शेष इससे छोटा आ गया। तो जब ये छोटा आ गया तो अब शेषफल से इसको करेंगे भाग, किसको करेंगे, 100 को भाग करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 25 चौके 100। देखिए पूरा चला गया। तो इस तरीके से ये भाग 3 स्टेप पे पूरा हुआ। पहला स्टेप आपका ये है जिसमें आपने 350 को भाग किया था 125 से, भागफल आपका 2 आया था, शेषफल आपका कितना आया था, 100 आया था। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, 125 को भाग किया, किससे, 100 से, भागफल कितना आया था 1, शेषफल कितना आया था 25। तीसरा स्टेप में आपने किसको भाग किया, 100 को, किससे भाग किया, 25 से, भागफल कितना 4 और शेषफल कितना 0, ठीक। अब इसको लिखते कैसे हैं, चरण फर्स्ट, फॉर्म जो है हमारा वो ये रहेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर का रहेगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो सबसे पहले भाज्य कितना था, 350, भाग किससे किया, 125 से, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 100, ठीक। ये पहला स्टेप है। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी, एचसीएफ निकलेगा कब, एचसीएफ तब निकलेगा जब शेषफल 0 हो जाएगा।
तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारा शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। अब हम सेकंड स्टेप में जाएंगे, यानी चरण सेकंड की बात करते हैं। चरण सेकंड है क्या? चरण सेकंड में हमने किसको भाग किया था? 125 को। 125 को भाग किया, किससे भाग किया? 100 से। भागफल कितना आया? 1। और शेषफल कितना है? 25। अभी भी शेष 0 नहीं हुआ। अब तीसरे स्टेप में जाएंगे, चरण थर्ड। चरण थर्ड में हमने किसको भाग किया? 100 को। किससे भाग किया? 25 से। कितनी बार में गया? 4 बार। शेष कितना आ गया? 0। जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए, यानी r इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उस स्टेप में हमने जिससे भाग किया था, यहाँ पे हमने भाग किससे किया था? b हमारा कितना है? b हमारा 25 है, जिससे हमने भाग किया था। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? SCF। तो कब SCF होगा? जब शेषफल कितना आ जाए? 0। शेषफल 0 आने की स्थिति में जिससे हमने भाग किया था, भाग करने वाली वैल्यू यानी हमारा जो भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? SCF। तो इस क्वेश्चन का SCF कितना आएगा? 25। आई होप आपको जितना हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम आगे जो है नेक्स्ट आपका लेसन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। 1.1 से स्टार्ट हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।